लास्ट क्लास हम लोग क्या कर रहे थे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो भी इनकम आ रहा था वो सबको हम लोग टैक्सेबिलिटी कैसे कर रहे थे वहां पे तक हम लोग टच बेस हम लोग टच कर लिया था। फिर से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लास्ट था, उसको एक बार रिव्यू करते हैं। रिट्रेंचमेंट में क्या था, आपको कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर का वजह से अगर आपको कोई भी पेमेंट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। उसमें भी क्या है, आपको जितना भी पैसा मिलता है वो अप टू ए सर्टेन लिमिट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। मतलब क्या है कि आपको अप टू ए सर्टेन लिमिट आपको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने का बाद में आपको एम्प्लॉयर ने आपको जो भी अमाउंट दिया है उस अमाउंट को लेना है। एनी अमाउंट दैट इज बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर योर कैंसिलेशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। फिर उसमें से आपको ये तीन कंडीशन को देखना है और इन तीन कंडीशन में से जो भी क्या होता है आपका लोअर होगा उसको क्या करना है, आपको लेस कर देना है। मतलब आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसका ऊपर में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख और एनी अमाउंट दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका ऊपर आपको माइनस कर देना है, मतलब इसका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। जो भी बचता है उसका ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम था आपका। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी हम लोग देख चुके थे। वीआरएस आपने ले लिया है, रिटायरमेंट होने का पहले ही आप अप टू क्या है 60 में अगर आपको रिटायर होना चाहिए और आपने रिटायरमेंट 58 या 59 ईयर्स में ही ले लिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में क्या है, आपको अप टू अ सर्टेन लिमिट सेम चीज यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ा है। लेकिन उसमें क्या है, दो चीज है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर। आपको अगर 7 लाख मिल रहा है तो 7 लाख में से आपको 7 लाख और 5 लाख, यहाँ पे से लोअर कौन सा है, 5 लाख है, तो बाकी 2 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी हम लोग का हो चुका था। अभी हम लोग जाएंगे एनवीटी में। एनवीटी का मतलब क्या होता है, आपको अगर आपका एम्प्लॉयर से ईयरली अलाउंस इनकम ग्रांट अगर मिल रहा है उन सबको हम लोग को टैक्स लगाना रहता है। ये आपको ईयरली मिल रहा है, रिकरिंग भी है, और आपका अगर एम्प्लॉयर से आपको मिल रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का टाइम में अगर आपसे मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी। एक्स एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है आपको तो वो भी सैलरी में ही टैक्स होगा, लेकिन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोल के होता है, लेकिन वो सैलरी में ही आ गया। एन्युटी रिसीव फ्रॉम ए पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर, मतलब क्या है, आपका एम्प्लॉयर है, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या क्या, आप रिटायरमेंट लेने का बाद में आपका नाम पे एक एन्युटी खरीद लिया कि इनको हमको महीना भर पैसा देना है, तो ये पैसा हम डायरेक्टली ना देके हम ये पैसा बोल दिया है कि हम एलआईसी को दे दिया कि एलआईसी हम इनका नाम पे एन्युटी खरीद रहा है और यही पेमेंट जो मुझे देना चाहिए था वो आप मंथली मंथली या ईयरली ईयरली आप उनको देते रहिए। तो एनी अमाउंट दैट इज बीइंग रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, यहाँ पे अदर देन एम्प्लॉयर है एलआईसी, तो उनसे भी अगर आपको पैसा मिल रहा है वो भी कहाँ पे आएगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन कहाँ से आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको टैक्सेबल कराना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या होना पड़ेगा, एन्युटी रिसीव करना पड़ेगा आपको। फिर आप नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड में आप है, आपका नौकरी खत्म होने को आ गया है, आप दूसरा कहीं पे जा रहा है, तो उस टाइम में क्या है, आप 13 डेज के लिए 30 डेज का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ रहा है। तो उस नोटिस पीरियड में आपको जितना भी सैलरी मिलेगा वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिर आपको क्या मिला गया था, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है,
टैक्सेबल होता है, लेकिन क्या क्या अमाउंट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आता है? पहला क्या है? एनी अमाउंट और एनी कंपनसेशन, एनी अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू और रिसीव्ड, मतलब मिलना चाहिए या मिल चुका है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर, इन कनेक्शन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। नौकरी छोड़ दे रहा है, नौकरी छोड़ने का बाद में आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है, मॉडिफिकेशन हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट में, उसका बाद में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ही आएगा। फिर अगर आपको ये सब पेमेंट मिल रहा है, एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एक्सेप्ट, इन सबको इंक्लूड नहीं करना है, इन सबको अलग से ग्रेचुइटी का जो भी पोर्शन है एग्जेम्प्टेड होगा, उन सबको नहीं लेना है। हाउस रेंट को लेना है, लेकिन एग्जेम्प्टेड पोर्शन जितना है उसको हटा देना है, वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में नहीं आ रहा है, ये सब चीज नहीं आएगा जो सेक्शन 10 में ऑलरेडी चला जा रहा है। बाकी क्या है, आपको आरपीएफ में अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से भी आपको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉय को एनी सम रिसीव बाय दी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अंडर में अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है तो वो भी क्या होगा, उसका सैलरी ही होगा, लेकिन उसको क्या बोल के दिखाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, उसका बाद में हम लोग को अभी आ जाना है अलाउंसेस में। अलाउंस में भी हम लोग डिस्कस कर लिया था कि अलाउंसेस क्या होता है, कोई भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई पार्टली टैक्सेबल होता है और कोई फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी रहता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने लास्ट हाउस रेंट अलाउंस को डिस्कस कर चुका था, तो आज को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपको फुल्ली टैक्सेबल होता है वो भी डिस्कस कर लिया था, फिर से हम लोग रिवीजन में आएंगे। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, टिफिन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है, वो क्या होगा, आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन अलाउंस, रेप्यूटेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसका लिए आपका डिडक्शन मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, लेकिन वो 1/3 और 5,000 विच एवर इज लोअर मिलता है। 1/3 या 1/5 था, 1/3 था शायद। तो हाउस रेंट अलाउंस हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। फिर अभी हम लोग देखेंगे एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है, आपको अलाउंसेस मिल रहा है, लेकिन ये चीज क्या है, एग्जेम्प्ट मतलब क्या है, आपको डायरेक्ट उसको जो भी पैसा मिल रहा है, 100 रुपीज मिला और आप 100 रुपीज माइनस कर देगा, इसका ये मतलब नहीं है। ये क्या बोल रहा है, अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपको मिला है 100 रुपीज, आप खर्चा किया है 90 रुपीज, तो डिडक्शन भी कितना का मिलेगा, 90 रुपीज का ही मिलेगा, 100 रुपीज का नहीं मिलेगा, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं भी है। तो ट्रैवल अलाउंस और ट्रांसफर अलाउंस, पहला क्या है, ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। अगर आपको आपका नौकरी का वजह से कहीं पे जाना पड़ रहा है या आपका ट्रांसफर हो रहा है और उसी का वजह से अगर आपको कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है फॉर पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर और टूर का वजह से अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कितना होगा, एक्चुअल जितना खर्चा करेगा उतना का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। डेली अलाउंस, एन अलाउंस बाय वट एवर नेम कॉल्ड ग्रांटेड ऑन टूर और ट्रांसफर। यहाँ पे भी जैसे आपको टूर और ट्रांसफर में मिल रहा था, यहाँ पे भी ऑन टूर और ट्रांसफर में अगर आपको डेली पैसा खर्चा मिल रहा है, डेली आपका रनिंग एक्सपेंसेस के लिए कोई भी खर्चा मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है, तो उन सबको भी हम लोग को एग्जेम्पशन देना है, लेकिन वो क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर में डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंसेस क्या है, आपको अगर आपका ऑफिस में जाने के लिए कुछ भी अलाउंसेस मिल रहा है वो, लेकिन क्या होगा, आपका घर से ऑफिस तक जाने के लिए अलाउंसेस नहीं हो सकता है,
यहाँ पे क्या बोला है, कन्वेंट अलाउंसेस ऐसा टाइप का अलाउंस है जो आपको आपका ऑफिस तक पहुंचने के लिए पैसा दिया जाता है। वो पैसा किस लिए दिया जाता है, क्योंकि आप उस ड्यूटी को परफॉर्म करो अपना ऑफिस में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड क्या होना पड़ेगा, आपको फ्री कन्वेंस एम्प्लॉयर अलाउ नहीं कर रहा होना चाहिए, आपको दिया नहीं होना चाहिए। अगर आपको फ्री अलाउंस फ्री कन्वेंस दे रहा है और आप फिर से ऊपर से अलग से कन्वेंस अलाउंस ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। साथ में क्या होना पड़ेगा, आपका घर से आपका ऑफिस तक जाने के लिए अगर पैसा दे रहा है तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग द जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। घर से ऑफिस जाने के लिए नहीं दे रहा है, ये अगर आपको बाहर पे कहीं पे है, वहां से अगर आपको ऑफिस में आने जाने के लिए अगर कोई भी खर्चा मिल रहा है, उन सबको कन्वेंस अलाउंसेस बोलेगा। और ये कन्वेंस अलाउंसेस एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही होगा। हेल्पर और असिस्टेंस अलाउंस, आपको पहले भी एक चीज मिल चुका था, सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस क्या था आपका लिए, फुल्ली टैक्सेबल था। ये हेल्पर अलाउंस लेकिन अप टू जितना खर्चा होगा उतना के ही आपका लिए एग्जम्पशन मिलेगा। सर्वेंट अलाउंस क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे अगर आपको आपका ऑफिस का काम के लिए हेल्प करने के लिए अगर आपको हेल्पर चाहिए और उस हेल्पर का जितना खर्चा होगा उतना का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आपको अगर रिसर्च के लिए कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है, उस रिसर्च का अलाउंसेस को अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर आता है क्या है आपको, यूनिफॉर्म अलाउंस। आपको अगर आपका ड्यूटी में परफॉर्म करने के लिए एक यूनिफॉर्म का मेंटेन करना अगर आपका मैंडेटरी है और उस यूनिफॉर्म का लिए अगर आपको कोई भी खर्चा करना पड़ रहा है, वो क्या होगा आपका एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्रेस अलाउंसेस अगर अगर मिल रहा है आपको, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ड्रेस का अलाउंसेस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, ये यूनिफॉर्म अलाउंस अगर मिल रहा है तो आपको एग्जम्प्ट होगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्या लिख के रखा हुआ है, मिनिमम कितना आपको एग्जम्पशन मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, फिर अभी हम लोग आएंगे कहाँ पे, आप लोग का जो बुक का पेज है, कितना नंबर होगा ये पेज, 110। 110 क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा अलाउंसेस है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ऊपर में डिपेंड नहीं कर रहा था। पहला वाला में हम लोग अलाउंसेस क्या देखा था, फुल्ली टैक्सेबल हम लोग ने कवर कर लिया। यहाँ पे एग्जम्प्टेड अलाउंसेस हम लोग ने कवर कर लिया, लेकिन एग्जम्प्टेड कैसा होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ऊपर में होगा। अभी क्या है, एग्जम्प्टेड है लेकिन कैसा है, पार्टली एग्जम्प्टेड है। पार्टली मतलब क्या है, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ऊपर में डिपेंड नहीं कर रहा होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक सम ऑफ अमाउंट आपको दे दिया हुआ होगा कि इसका लिमिट इतना ही है। तो पार्टली एग्जम्प्टेड मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑलरेडी लिमिट सेट किया हुआ है, उससे ऊपर आपको एग्जम्पशंस नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप लोग को अगर देखना है, स्पेशल अलाउंसेस में ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। ये क्या हो रहा था आपका, डेली अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर, यूनिफॉर्म अलाउंस आपको कैसा मिल रहा था, एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पे अगर आपको ये सब पैसा मिल रहा है जो कि क्या है, अप टू अ सर्टेन लिमिट आपका लिए एग्जम्प्ट है, अप टू अ सर्टेन लिमिट क्या है आपका लिए एग्जम्प्ट है, और ये सब किस लिए मिलता है आपको, आपका पर्सनल एक्सपेंस मीट अप करने के लिए। पहला वाला क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपका बच्चा को पढ़ाने के लिए अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है तो उसको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ
टू चाइल्ड, मतलब अगर आपका बच्चा कितना है 3 है, तो आपका पहला 2 बच्चा के लिए ही क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अब कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 100 रुपीज पर मंथ, कितना चाइल्ड के लिए, 2 चाइल्ड के लिए, तो इंटू 2, ठीक है। तो इतना का ही आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। कहां पे, चिल्ड्रन एजुकेशन में मिलेगा। आप अगर यहाँ पे 1000 रुपीज ही खर्चा क्यों ना कर रहा हो एवरी मंथ, तो आपको डिडक्शन कितना का मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, ठीक है। फिर बाद में आता है आपका क्या, हॉस्टल अलाउंसेस। सेम चीज, यहां पे आप क्या कर रहा था, आपका बच्चा को आप पढ़ा रहा था, फिर यहाँ पे क्या है, आप ही का चिल्ड्रन को हॉस्टल में रखा है आपने, और हॉस्टल का एक्सपेंडिचर मीटअप करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो हॉस्टल में आपने रखा है, हॉस्टल में रखने के लिए आपको कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन का लिमिट 300 पर मंथ फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन एजुकेशन में आपको कितना मिल रहा था, 100 रुपीज पर मंथ अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड मिल रहा था, और यहाँ पे आपको हॉस्टल में आपको मिलेगा 300 पर मंथ अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है आपको, एग्जेम्पशन मिल रहा है। फिर बाद में आ जाएगा, अगर आप ट्राइबल एरिया में अगर आप काम कर रहा है और आपको वहां पे काम करने के लिए आपको एक अलाउंसेस मिलेगा, और उस अलाउंसेस को एग्जेम्पशन कितना होगा, 200 पर मंथ। फिर आपको कंपेंसेटरी फील्ड एरिया, वहां पे अगर कंपेंसेटरी फील्ड एरिया में, अगर नोटिफाइड फील्ड एरिया में अगर आप काम कर रहा है, वहां पे आपको मैक्सिमम ऑफ 2600 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये सब एग्जेम्पशन लिमिट कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, ये सब लिमिट आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अभी बढ़िया चीज है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर आपको मिल रहा है और आप क्या है, डेफ नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, हैंडीकेप्ड नहीं है, तो आपका लिए ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आप कौन है अभी, ब्लाइंड, डेफ और डम और हैंडीकेप पर्सन है, और आपको आपका एम्प्लॉयर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑफिस में आने के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है, तो वो आपको एग्जेम्पशन होता है। लेकिन एग्जेम्पशन का लिमिट कितना है, 3200 पर मंथ एक जन को मिलेगा, तो कितना मैक्सिमम होगा, 3200 का आपको एग्जेम्पशन लिमिट पर मंथ मिलता रहेगा। फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई मतलब क्या है, आप ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रहा है और आपको अलाउंसेस मिल रहा है, कोई भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है, उस अलाउंस का लिमिट कितना है, 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है तो 70% ऑफ अलाउंसेस मिलेगा, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज हायर है। बाकी सब में आपको लोअर लोअर मिल रहा था, इसमें क्या है आपके लिए हायर हो जाएगा, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज हायर होगा आपको। अभी आपका बुक में लिखा हुआ है क्या उसको, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस को, कौन सा स्पेशल अलाउंस, ये है आपका स्पेशल अलाउंसेस था। ये क्या है, ये आपको एग्जेम्प्टेड है, लेकिन आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना किया होगा उतना का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब डेली अलाउंसेस अगर 100 रुपीज मिल रहा है और आप 100 रुपीज का ही खर्चा कर रहा है, तो आपको उतना का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर सेम चीज यहाँ पे अगर 100 रुपीज आपको मिल रहा है और आप 90 रुपीज खर्चा कर रहे हैं, तो एग्जेम्पशन भी 90 रुपीज का ही मिलेगा। ये बोल रहा है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस में आपको लिमिट डिपेंड करेगा आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर में। यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप उससे ज्यादा ही क्यों ना करें, उसका ऊपर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट आपका लिए सेट किया हुआ है, उस लिमिट में ही आपको देखना है।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया कंपनसेटरी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। और इसको हम लोग बोला जाता है क्या, यहाँ पे हायर नहीं होगा, ये भी आपका क्या ही होना पड़ेगा, ये गलत हुआ है, हाँ, विच एवर इज लोअर होगा। ये क्या है आपका ट्रक एम्प्लॉइज, क्या था यहाँ पे आप लोगों का बुक में क्या है, ट्रक ड्राइवर्स लिखा हुआ है, ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस, अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज और ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस को अगर आपको मिल रहा है तो आपको कितना मिलेगा, 70% ऑफ अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर होगा आपका। फिर अंडरग्राउंड में अगर आप काम कर रहा है, माइनिंग कंपनीज में काम कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इतना का आपको क्या मिलेगा, अलाउंसेस, अंडरग्राउंड अलाउंस बोल के मिलना पड़ेगा। आपको सैलरी मिल रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो इसका एग्जेम्पशन अलग से नहीं ले सकता है। सेम चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे में परक्यूजिट में चले जाएंगे। सब में नहीं मिलेगा, कोई कोई चीज, हाँ हाँ, बाकी सब में आपको मिलेगा एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे कौन है, मिस्टर जनक राज है और एम्प्लॉयड एज ए जनरल मैनेजर इन राजू रिफैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड। और उनका ईयर एंडेड कौन सा है, प्रीवियस ईयर 22-23 है। उनका बेसिक कितना मिल रहा है आपको, अप टू नवंबर उनका बेसिक है 70,000। तो अप्रैल टू नवंबर आपको कंप्यूट करना है, अप्रैल टू नवंबर कितना महीना होगा आपका, दिसंबर टू मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना। और यहां पे आपका 8 महीना हो गया। तो यहां पे कितना मिल गया, 5,60,000 और यहां पे आपका 3,20,000। 560 प्लस 320 आपका कितना हो जाता है, 880। तो बेसिक आपको कितना मिल रहा था टोटल, 880 मिल रहा था। ये 8 महीना का मिल रहा है और फिर ये आपका 4 महीना के लिए मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोले, सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। चलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है आपको, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, बोनस आपको क्या मिल रहा है, इक्वल टू 1 मंथ सैलरी मिल रहा है। दिस वाज पेड ऑन नवंबर 2022 ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। नवंबर में आपको पैसा मिल रहा है, बोनस उसी महीना का सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना था आपका, 50% ऑफ बेसिक। तो आपको 70 मिल रहा था, तो 70 का 50% कर दो, आपको मिल रहा था 105 मिल रहा था। फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको कितना मिल रहा है, 18%, जहां पे आपको करना कितना चाहिए था, 12% करना चाहिए। एक लिमिट रहता है कि कोई भी अगर आपका एम्प्लॉयर है उसको आपका सैलरी का 12% करना रहता है और आपसे डिडक्ट भी 12% का ही करना रहता है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट कितना कर दिया, 6% ज्यादा कर दिया, तो उस 6% को क्या होगा, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स कितना है, 6,000 आपने पे किया है, आउट ऑफ विच 3,000 वाज पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। 6,000 आपको पे करना चाहिए था, 3,000 किन्होंने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। फिर बाद में आपको क्या मिल रहा है, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज अगर आपको मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका परक्विजिट हो गया। यहां तक अभी हम लोग गए नहीं है तो हम लोग देखेंगे भी नहीं। फिर बाद में लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिल रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परक्विजिट में आ जाएगा, नहीं देखना है आपको। तो पहले यहां पे देखिए, ये 880 प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 880 का 50% आपको मिलना चाहिए डियरनेस अलाउंस, 50% ऑफ बेसिक मिलना चाहिए था। बोनस आपको कितना मिल रहा था, 1,05,000 नवंबर का सैलरी
और उसका डीए का 50%, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन कितना एक्सेस कर दिया था, मेरा लिमिट है 12% करना चाहिए था और हमने 18% कर दिया, तो 6% ऑफ 8,80,000 ये निकल गया, क्योंकि ये किसका ऊपर में दे रहा है हम लोग को, बेसिक का ऊपर में दे रहा है। ठीक है, डीए को क्यों इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट ही नहीं कर रहा है, और पीएफ क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट का ही पार्ट होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। लीव ट्रैवल कंसेशन बाकी सब हम लोग आराम से देखेंगे। प्रोफेशनल टैक्स आपको कितना पे कर दिया था एम्प्लॉयर ने, आपने पे किया, कितना किया, आपने खुद से पेमेंट किया, वो तो इनकम नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो पेमेंट किया है ये तो एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो ये क्या होगा, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका हो के आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पेमेंट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये चीज आपका पॉकेट से तो नहीं जा रहा है, वो कंपनी दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये किस लिए हुआ, और एक आप अलग तरह से ढूंढ सकते हैं, ये क्या है, आपका कंपनी है। ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है, ये 3,000 एक्सपेंस दिखा देगा। कैसा एक्सपेंस, कि हम एम्प्लॉय का नाम पे हम ये एक्सपेंस किया है। अगर इसको एक्सपेंस कर देता है तो इसका ऊपर में कंपनी को टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा है। अगर कंपनी टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपको कैसे छोड़ देगा वो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि एक जन इस पैसा के ऊपर में अगर टैक्स नहीं देता है तो दूसरा इंसान जिसको मिल रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो हमको तो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, चलिए बाकी सब हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए डिडक्शन कितना का मिलेगा, 6,000 का ही मिला, वो बाद में मिलेगा, लेकिन उसका आगे में आपको 3,000 को टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कहाँ पे, परक्विजिट में आते हैं। परक्विजिट क्या है, आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, जो कि बेनिफिट कहाँ पे है आपका, कैसा टाइप का है, कैश इन काइंड होना पड़ेगा और इन काइंड होना पड़ेगा। कैसा मतलब है, इन काइंड होना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए कंसेशनल रेट आपको बेनिफिट मिलना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई भी पैसा कम पैसा में अगर मिल रहा है, जैसे कि आपको क्या मिलता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, आप लोग को क्वार्टर मिल रहा है, लेकिन उस क्वार्टर के लिए आपको मार्केट में सेम क्वार्टर के लिए अगर 5,000 देना पड़ रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपसे कितना चार्ज कर रहा है, 500 चार्ज कर रहा है। तो आपको कंसेशनल रेट में अगर ये चीज मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परक्विजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था, पहला वाला HRA था, यहाँ पे आपको पैसा मिल रहा था, और यहाँ पे RFA है, यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल रहा है, घर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग को देखना है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ RFA को हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे तो आपका अमाउंट पैसा का तो कोई मेंशन ही नहीं है, घर मिल रहा है तो उसको हम लोग पैसा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पैसा में अगर आपको देखना है कि पहले आपको देखना है कि मुझे जो घर मिल रहा है वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। फर्निश्ड मतलब क्या है, आपको यहाँ पे फर्नीचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर घर का साथ में अगर फर्नीचर मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्निश्ड हो जाएगा। अगर खाली घर मिल रहा है तो आपको अनफर्निश्ड हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग कहाँ पे रहेंगे, अनफर्निश्ड घर में रहते हैं, कि पहले मुझे खाली घर मिला है, फर्नीचर कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर मुझे ये घर मिला है तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट देखेंगे। अगर गवर्नमेंट अगर होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग के लिए मुझे देखना है कि गवर्नमेंट ने इस चीज का लिए, इस घर के लिए कितना लाइसेंस फी डिटरमाइन करके रखा है। लाइसेंस फी ऑफ हाउस विल बी टैक्सेबल। इस घर का लिए जितना भी लाइसेंस फी होगा वो क्या होगा, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का RFA हो जाएगा और इसका ऊपर में उनको टैक्स देना पड़ेगा। इस घर को गवर्नमेंट ने इस एम्प्लॉय को दिया है, ये घर किसका है, दूसरा किसी का होगा मान लीजिए, और इस घर को रेंट में लाइसेंस फी लेके किसने दिया है,
गवर्नमेंट ने दिया है, तो गवर्नमेंट का खर्चा जितना हो रहा है उसी खर्चा को यहाँ पे टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग आ गए हैं अदर एम्प्लॉइज में। अदर एम्प्लॉइज में मतलब कौन आ जाएगा, आपका प्राइवेट एम्प्लॉइज आ जाएगा। वहां पे क्या है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो भी मिल रहा है ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि नहीं, कौन सा घर जो है वो एम्प्लॉयर का है कि नहीं। जैसे यहाँ पे घर किसका था, पकड़ लीजिए गवर्नमेंट का ही था, या गवर्नमेंट का रहा या ना रहा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो घर मिल रहा है मुझे, ये घर एम्प्लॉयर का है या नहीं है, ये बिल्डिंग एम्प्लॉयर का है या नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का है तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन का बेसिस में मुझे टैक्सेबिलिटी देना पड़ेगा। ये घर किसका है, अनफर्निश्ड घर एम्प्लॉयर का है, और एम्प्लॉयर ऐसा जगह में घर रखा है जहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। मतलब क्या है, वो सिटी में रह रहा है या आपका मेट्रो में रह रहा है, जहां का पॉपुलेशन क्या है 25 लाख से ज्यादा है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली 15% ऑफ सैलरी को टैक्सेबल कर देना है। आपको घर मिल रहा है, वो घर किसका है, एम्प्लॉयर का है, तब आपको पॉपुलेशन का बेसिस में देखना है। अगर उस जगह का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होता है, 15% ऑफ सैलरी आपको टैक्सेबल कर देना है आरएफए का नाम पे, कि मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है तो 10% देना है, और आपका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो आपको 7.5% का ऊपर में आपको टैक्सेबिलिटी लग जाएगा, उसका ऊपर में आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, अगर ये घर आपका एम्प्लॉयर का खुद का हो। फिर एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, सेम चीज रेंट में ले लिया। ये घर एम्प्लॉयर ने क्या किया, रेंट पे ले लिया। एम्प्लॉयर ने रेंट में लिया, रेंट में लेके आपको रहने के लिए दे दिया। तो वहां पे देखना पड़ेगा दो चीज, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर एज ए रेंट, ठीक है, और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, वो क्या हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा एम्प्लॉयर का पास घर है और वो मुझे लेट आउट करके रखा हुआ है, तो 15, 10 और 7.5% ऑफ सैलरी का ऊपर में मुझे टैक्सेबल कर देना है। सेम चीज अगर उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी मुझे लेट आउट किया है, वो प्रॉपर्टी अगर रेंट में लिया है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उनका लिए कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर कितना है। तो कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर रेंट है और 15% ऑफ सैलरी ले लेना है, विच एवर इज लोअर वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये किसका लिए देख रहे थे हम लोग, अदर्स, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्राइवेट एम्प्लॉइज लोग के लिए देख रहे थे। लेकिन वो कैसा था, अनफर्निश्ड था। फिर यहां पे क्या आ गया, आपका फर्निश्ड एकोमोडेशन आ गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कुछ भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यहाँ पे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको लाइसेंस फी ऑफ द हाउस जितना भी चार्ज कर रहा है या गवर्नमेंट पे कर रहा है, उतना को ही आपको टैक्सेबल कर देना है। वहां पे ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं देखना है मुझे। यहाँ पे ओनली आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये चीज लाइसेंस फी ऑफ हाउस डिटरमाइंड विल बी टैक्सेबल है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे क्या आ गया आपका फर्निश्ड। फर्निश्ड में आपको क्या मिल रहा था, हाउस मिल रहा है और प्लस फर्नीचर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, पहले आपको वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस निकालिए। घर तो मिल रहा है आपको, तो अनफर्निश्ड का वैल्यू निकालिए। अनफर्निश्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम चीज इसका जैसा निकल गया। और फिर बाद में आपको 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जितना भी आपको फर्नीचर मिल रहा है उस फर्नीचर का आपको कॉस्ट निकालिए
उस कॉस्ट का 10% क्या हो जाएगा आपको फर्निश्ड का वैल्यू हो जाएगा। तो फर्निश्ड प्लस अनफर्निश्ड होने से ही आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू निकलेगा। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल रेंट ऑफ फर्नीचर। अगर आपको एक्चुअल रेंट दिया हुआ है तो आप एक्चुअल रेंट लेके चलेंगे, अगर आपको एक्चुअल रेंट नहीं दिया है तो आप क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेके चलेंगे। ठीक है। लाइसेंस फी मतलब आप पकड़ लीजिए, जैसे अभी कॉस्ट टू दी गवर्नमेंट अगर होता है, गवर्नमेंट ने ये प्लॉट ऑफ लैंड लेके रखा हुआ है, ये प्लॉट ऑफ लैंड लेने के लिए गवर्नमेंट का पास ये पैसा, ये माटी उसका नाम पे नहीं भी रह सकता है, तो उसका लिए अगर उनको गवर्नमेंट से कोई भी फीस लेना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को हो या जैसे आप लोग को ही मान लीजिए, आप लोग का जैसे ऑयल को ये लैंड एक्वायर करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेने के बाद में इसका लिए अगर अलग से खर्चा करना पड़ता है खरीदने के लिए, तो ये जो भी कॉस्ट आएगा उसको तो लोग डिवाइड करता है ईयर वाइज, कि मेरा पर ईयर, इसको हम 10 साल में यूटिलाइज करके खत्म करेंगे तो पर ईयर मेरा कॉस्ट ऑफ द लैंड कितना होगा, उस हिसाब से आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया था आपको, होटल एकोमोडेशन देख लीजिएगा बाद में। यहाँ पे अगर आपको क्या मिल रहा है, होटल एकोमोडेशन में आपको रहना पड़ रहा है, आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला था लेकिन आप दूसरा कहीं पे गया है, एक दूसरा सिटी में चला गया आप, और सिटी में जाने का बाद में क्या हो गया, आपको जो घर मिलना चाहिए था वो घर आपके लिए रेडी नहीं हुआ है, तो आप क्या करेगा, कहीं तो रह नहीं पाएगा, तो आप क्या करेगा, होटल एक में चला गया कि हम जितना दिन तक मेरा ये घर रेडी ना हो उतना दिन हम कहाँ पे रहेगा, होटल पे रहेगा। तो अगर आपको होटल में रहना पड़ रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर, वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये होटल में रहने के लिए आपको पैसा कौन दिया, एम्प्लॉयर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग को आपको टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट टैक्सेबल, ये होटल एकोमोडेशन आपको टैक्सेबल कब नहीं होगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर लेस देन 50 डेज ऑन द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉइज। एकोमोडेशन क्या है, आपको 15 दिन का कम का लिए दिया गया है और आपका ट्रांसफर हुआ है, अगर आपका ट्रांसफर भी हुआ है और आप होटल में 15 दिन से कम में रहा है तब आपको इसका ऊपर में कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सैलरी में निकला था 15%, 10% और 7.5% था, तो वहां पे भी सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा, बेसिक, डीए जो कि आपका रिटायरमेंट बेनिफिट होना पड़ेगा, बोनस, कमीशन, फीस, टैक्सेबल अलाउंस, मॉनिटरी पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। ये क्या है आपका, परक्विजिट है। आरएफए क्या हो गया आपका, परक्विजिट है। परक्विजिट का पहले क्या आ जाएगा आपका, कैश सैलरी आ गया, सैलरी में बोनस आ जाएगा, कमीशन जो भी है और अलाउंसेस आ जाएगा। इन सबको प्लस करने का बाद में जो निकलेगा उसी का ऊपर में आपको 15%, 10% और 7.5% को कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग जितना सैलरी कैश में मिल रहा है उनको करना है, अलाउंसेस को पकड़ना है, उन सबको प्लस करने का बाद में मुझे आरएफए का कैलकुलेशन करना है। पहले हम आरएफए का कैलकुलेशन कर लेगा, बाद में हम बाकी सबको डालेगा, मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, गलत निकलेगा। बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, फीस, टैक्सेबल अलाउंसेस, मॉनिटरी पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये सबको आपको पहले कंसीडर कर लेना है। फिर उसका बाद में पहला क्या होगा, बाकी सब परक्विजिट को कैलकुलेट करने का पहले आपको आरएफए को कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस इसको देना पड़ेगा। ठीक है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट ना हो उस डीए को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को इंक्लूड नहीं करना है, एम्प्लॉयर पीएफ को नहीं करना है और अदर जितना भी परक्विजिट है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। फिर बाकी सब आपको आरएफए में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
फिर पहले हम लोग बाकी परक्विजिट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या परक्विजिट मिल रहा है आपको, क्या बेनिफिट मिल रहा है कि स्वीपर आपको मिल रहा है, गार्डनर मिल रहा है, वॉचमैन, पर्सनल असिस्टेंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज क्या होने से मिल रहा था आपको, एक्चुअल जितना भी खर्चा करेगा उतना का ही आपको क्या मिलेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। पहले हमने ढूंढना पड़ेगा कि आपको कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉयर को इन सब को रखने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। स्वीपर को भी कुछ पैसा देना पड़ रहा है, सैलरी इन लोग को देना पड़ रहा है, तो पहले उन लोग का सैलरी ढूंढिए और फिर आप कितना पेमेंट कर दे रहे हैं। सैलरी अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर से आपका पीए को एम्प्लॉयर से मिल रहा है 25,000 और आप खुद पेमेंट कर रहा है 5,000, तो लेकिन बाकी 20,000 का तो खर्चा आपको नहीं हो रहा है। तो ये जो 20,000 का खर्चा आपको नहीं हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आपको आपका घर का कंजम्पशन के लिए, आपका क्वार्टर का कंजम्पशन के लिए आपको मिल रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका टैक्सेबल परक्विजिट होगा। उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सेम चीज, अगर ये जो पाइपलाइन गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर दे रहा है वो अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वो कौन निकाल के देगा, एम्प्लॉयर खुद निकाल के देगा। और आपसे कितना पैसा रिकवर कर रहा है, आपसे भी तो कोई पैसा ले रहा होगा, तो आपसे जितना भी पैसा रिकवर कर रहा है उतना को माइनस कर देना है, बाकी जितना भी रह जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, ये सब चीज पकड़ लीजिए, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, दूसरा कहीं से प्रोक्योर करके आपको सप्लाई कर किया जा रहा है। तो आपको कितना होना पड़ेगा, अमाउंट पेड टू दी आउटसाइड एजेंसी, आपके लिए जितना भी पेमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को, बाहर वाला कंपनी को, आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करना पड़ रहा है, उतना ही आपका लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और वहां से लेस कितना हो सकता है, अगर आपसे कुछ भी पैसा रिकवरी हो रहा है उसको लेस कर देना है। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन दी स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका जैसे ऑयल का क्या है, स्कूल है और आप क्या कर रहे हैं, वही स्कूल में ऑयल स्पॉन्सर्ड स्कूल, जैसे ऑयल किसको भी स्पॉन्सर्ड कर रहा है, डीपीएस को भी कर रहा है। मान लीजिए डीपीएस में आपको पैसा कम देना पड़ रहा है, तो अगर आप ऑयल का एम्प्लॉय होने का वजह से अगर आपको फ्री में क्या मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, या कम पैसा में आपको एजुकेशन मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन दी नियर लोकेलिटी में आपको कितना पैसा पड़ रहा है। पहले आपको तो खर्चा पड़ रहा है, पकड़ लीजिए आपको 500 पर मंथ गिर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि डीपीएस में या हाई सेकेंडरी स्कूल में अगर हम पढ़ा रहा है तो मुझे 500 का खर्चा पड़ रहा है, और सेम चीज सिमिलर अगर हम दूसरा इंस्टीट्यूशन में जाता है मुझे 5,000 गिर रहा है, तो मुझे इन दोनों में से जितना भी माइनस कर दो उतना का क्या होगा, टैक्सेबल हो जाना चाहिए। एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन द लोकेलिटी, एनी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय शेल बी रिड्यूस, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। इफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ से अगर एक्सीड नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये जो 500 दे रहा है ये तो 1,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 1,000 से ज्यादा होता है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल होने से क्या होगा, सेम चीज सिमिलर इंस्टीट्यूशन में कितना खर्चा होता है वहां से आपका खर्चा को आप माइनस कर दो, बाकी सब आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ₹1,000 से नीचे होने से नॉट टैक्सेबल है, डज नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज बोले। ₹1,000 से ऊपर होने से तो टैक्सेबल ही है, टैक्सेबल होगा, और वहां से आपको ये सब चीज रिड्यूस कर देना है।
ठीक है, फिर क्या है, पहले वाला में क्या था आपका, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये स्कूल किसने मेंटेन करके रखा था, एम्प्लॉयर ने मेंटेन करके रखा था। स्कूल स्पॉन्सर्ड भी किसने किया था, एम्प्लॉयर ने करके रखा था। फिर यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एनी अदर मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। यहाँ पे किसको मिल रहा था, ये आपका बच्चा को मिल रहा था। यहाँ पे आपका फैमिली का मेंबर को मिल रहा है, तब आपको क्या मिलेगा, सेम चीज यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपका चिल्ड्रंस को मिल रहा था, यहाँ पे आपका फैमिली का मेंबर को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन माइनस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉई। कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन माइनस आपसे कलेक्ट कितना किया जा रहा है, 500 रुपया, 4500 इज टैक्सेबल। द बेनिफिट ऑफ 1000 इज नॉट अवेलेबल। ये बेनिफिट कब अवेलेबल था, फॉर चिल्ड्रन। खुद का चिल्ड्रन को अगर ये बेनिफिट मिल रहा था, वहां पे 1000 का लिमिट आपको दिया गया था। लेकिन आप अपना भाई को, बहन को पढ़ा रहा है, तब आपको ये 1000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आपको, आप एक कंपनी का क्या है, एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई होने का कारण आपको आपका घर बनाने के लिए, आपको घर में क्वार्टर मिला, सब कुछ मिला, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, या आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सबको क्या चाहिए, खुद का एक घर बनाना चाहिए। तो उस घर बनाने के लिए, आपका ड्रीम पूरा करने के लिए क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने आपको लोन दे दिया। कैसा लोन, हाउसिंग लोन दे सकता है। आपका अगर गाड़ी लेना है तो व्हीकल लोन दे दिया। तो फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट नॉट फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए आपको जो भी पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, वो आपका परक्विजिट नहीं हो सकता है, पूरा पूरी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर एक्वायरिंग क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एसेट। ये आपने क्या खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, घर खरीदा है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि एसबीआई का रेट कितना ले रहा है। यहाँ पे बेनिफिट देखना पड़ेगा। तो बेनिफिट कैसे निकालेगा, बेनिफिट निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि जितना भी लोन लिया है हम, वहां पे बेनिफिट क्या मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अगर एक घर का लिए 10 लाख रुपया चाहिए है, 10 लाख का लोन चाहिए, एसबीआई भी आपको 10 लाख का लोन ही देगा, और आपका एम्प्लॉयर भी आपको घर बनाने के लिए 10 लाख का ही लोन देगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट में कुछ डिफरेंस आता है, नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको मान लीजिए 5% का रेट ले रहा है, और बैंक कितना लेगा, बाय लॉ जितना पड़ता है उतना ही लेगा। बैंक पकड़ लीजिए आपको 8% का ही लेगा। तो यहाँ पे रेट का डिफरेंस रहेगा। तो ये जो रेट में जो डिफरेंस रहेगा, उस रेट का जितना भी आपका 3% के लिए आपको जितना भी पैसा देना, कम देना पड़ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या मिलना पड़ेगा, हाउसिंग लोन मिलना पड़ेगा। और ये लोन किस लिए मिल रहा है, मेरा घर खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए मिलना पड़ेगा। रिपेयर्स के लिए अगर मुझे लोन मिल रहा है तो वो मेरा परक्विजिट नहीं हो सकता है, और इसमें इसको परक्विजिट बोल के मानेगा भी नहीं। तब फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा कि एसबीआई का रेट कितना है, लोन का रेट कितना है। इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, अगर एसबीआई का रेट से ज्यादा है तो आपको तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, तो वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। अगर आपको जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो अगर एसबीआई का बैंक से अगर कम है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एट एसबीआई रेट्स ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालिए। मतलब जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है वहां पे आपको एसबीआई का रेट में आप इंटरेस्ट निकालो, उतना का तो पैसा आपको बच गया है। वहां पैसे आपको ने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको माइनस करो, बाकी तो आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा है, तो ये पैसा क्या हो गया, आपका परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी टैक्स लगे। सैलरी का स्लैब से ही जाएगा वो स्लैब, मतलब यहाँ पे आप तो
अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अलाउंस भी कलेक्ट करेगा, परक्यूसिट भी कैलकुलेट करेगा, अल्टीमेटली तो ये सैलरी में ही आएगा। तो इसका लिए स्पेशल टैक्स नहीं रहता है, जैसे आपका कैपिटल गेन में स्पेशल टैक्स रहता है 10, 20, 30% लगना चाहिए, यहाँ पे कोई भी स्पेशल टैक्स नहीं रहता, ये आपका स्लैब वाइज ही जाएगा, ग्रॉस सैलरी में ऐड करना रहता है। ठीक है, फिर अभी कहाँ पे आएगा हम लोग, फ्री में हमको मुझे क्या मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग क्या कर दिया, चाय पानी सिंगाड़ा समोसा सब कुछ मार दिया, पेट भर दिया। तो फिर वहां पे क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपको आपका वजह से, आपका इतना खाने का वजह से जितना भी खर्चा हो रहा है पहले वो निकालो, बेनिफिट तो मिल रहा है आपको। ऑफिस आवर्स में अगर ऑफिस का बाहर में खा रहा है तो परक्विजिट होगा, नहीं होगा। अगर आप ऑफिस का टाइम में फ्री मील क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तब आपको क्या देखना पड़ेगा कि मेरा वजह से एम्प्लॉयर को कितना खर्चा हुआ है। अगर वो मील जो हम कंज्यूम किया है वो पर मील अगर 50 रुपया से ज़्यादा अगर होता है तो ही टैक्सेबल होगा, अगर अगर 50 रुपीज से कम हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा, उसका ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो आपने कितना खा दिया, 500 खा दिया, तो टैक्सेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये 50 रुपीज से पर मील ज़्यादा है, और यहाँ से आपसे रिकवर कितना क्या है, 50 रुपीज, 150 रुपीज क्या है, बाकी जितना भी रह जाता है वो क्या हो जाएगा आपका परक्विजिट में टैक्सेबल हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या कहाँ पे खाने को मिल रहा है कि कैंटीन में मिल रहा है, आपका ऑफिस में मिल रहा है, ये आपका रिमोट एरिया में मिल रहा है। ऑफिस कैंटीन ये सब में अगर आपको क्या है फ्री मील मिल रहा है तो आपको टैक्सेबल होता है परक्विजिट। सेम चीज अगर फ्री मील आपको कहाँ पे मिल रहा है, रिमोट एरिया, ऑफशोर एरिया में अगर आपको मिल रहा है, ऑफशोर इंस्टॉलेशन एरिया में मिल रहा है, तो जो भी खाना अगर आप 50 रुपया 1000 रुपया से भी ज़्यादा खा लो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, आपको अगर आपका एम्प्लॉयर से कोई भी एक गिफ्ट वाउचर टोकन इन कन्वर्टेबल मनी अगर आपको मिल रहा है, उसको भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस गिफ्ट का वैल्यू निकालो, जितना आपका गिफ्ट मिल रहा है उसका वैल्यू निकालो। जैसे आपको क्या बोल रहा है कि बीच में डायमंड मर्चेंट लोग क्या कर रहा था, अपना एम्प्लॉइज लोग को कार गिफ्ट कर रहा था, तो अगर उन लोग को कार गिफ्ट मिल रहा था तो आपको कार का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इन केस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज लेस देन 5000 तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो गया, 5000 से ज्यादा है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालो, और उसमें से आपसे तो कुछ रिकवरी नहीं हो रहा है तो आपको उसमें से कुछ डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर आपसे अगर कुछ डिडक्शन ले रहा है, पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो वहां से आपको माइनस करना है, अदरवाइज पूरा पूरी का ऊपर में आपको टैक्स दे देना पड़ेगा। नहीं, टैक्सेशन लगा है कि गाड़ी में अगर आपको मिल रहा होगा, गाड़ी तो आपको कंपनी खरीदेगा, कंपनी खरीद के आपका नाम पे ट्रांसफर करेगा, तो वो तो आपका नाम पे आ ही रहा है, आपका पेन में तो आएगा ही। और ऊपर से गिफ्ट अगर ट्रांसफर भी करता है, जैसे आपने मान लीजिए आपको लॉटरी में पैसा मिला है, आप 10 रुपए का लॉटरी खरीदा है, 10 रुपए का लॉटरी खरीद के आपको 10 लाख का एक बाइक मिल गया। ठीक है, तो जब आपको बाइक मिलता है और लॉटरी जिस उन्होंने आपको खिलवाता है, ऑर्गेनाइज करने वाला लोग क्या बोलता है कि आप बाइक लेके जाओ, लेकिन बाइक लेके जाने का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टीसीएस एक हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है। टीसीएस कलेक्ट करेगा, टीसीएस कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आपने लॉटरी विन किया है बोल के आपका 1% 10% ऑलरेडी हम लोग डिडक्ट करके रख देंगे। तो 10 लाख का अगर 1% होता है तो आपको 1% काट के रख देगा। तो गवर्नमेंट को तो पता चल गया कि भाई साहब को तो लॉटरी में पैसा मिला है। सेम चीज यहाँ पे जब भी आपका नाम पे कुछ ट्रांसफर होगा, टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन आ सकता है, तो गवर्नमेंट को वहां से पता चल जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या है, आपको पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है, और आपने क्या कर दिया, वहाँ पे खर्चा किया। खर्चा करने का बाद में आपको जो भी बेनिफिट मिला है क्रेडिट कार्ड का ऊपर में खर्चा करने का बाद में, वो भी किस लिए मिला है, एम्प्लॉयर ने आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया था। वहाँ पे क्या है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू एम्प्लॉयर, आपको क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था और आपने खर्चा किया है, तो आपका नाम पे एम्प्लॉयर को कितना खर्चा किया है उसको पहले ढूंढिए, फिर आपसे कितना पैसा रिकवर किया हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, बाकी जितना भी आपको बेनिफिट मिला है, जितना का ऊपर आपको पैसा कम देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सब चीज में सेम ही लॉजिक है आपका, ठीक है। बाकी सब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ये वाला कर लेते हैं हम लोग। ये ठीक है भाई, ये सब चीज़ आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यूज ऑफ क्या है, एनी मूवेबल एसेट अदर देन कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर एसेट्स ऑलरेडी मेंशन्ड। आपने क्या कर दिया, कोई भी आपका एम्प्लॉयर का पास ये क्या है, मूवेबल एसेट है, बाइक है, कार है, या कोई भी मूवेबल एसेट है, अदर देन कंप्यूटर नहीं होना पड़ेगा, लैपटॉप नहीं होना पड़ेगा, और उसका अलावा अगर आपका पास कोई भी एसेट है और आप एम्प्लॉयर से लेके उसको यूज कर रहा है और उसको यूज करके आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो भी मूवेबल एसेट है उसका मुझे क्या देना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा और कॉस्ट का 10% निकालना पड़ेगा। अगर आपको अभी याद होगा तो RFA जो रेंट फ्री एकोमोडेशन में था, रेंट फ्री एकोमोडेशन में प्लांट एंड मशीनरी का भी हम लोग 10% ऑफ द कॉस्ट ही पकड़ रहा था, तो यहाँ पे भी आपको क्या पकड़ना है, 10% ऑफ द कॉस्ट पकड़ना है, इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर से ओन नहीं है तो एक्चुअल रेंट, सेम एज इन RFA, ठीक है। फिर पहले वाला में क्या था, एनी मूवेबल एसेट अदर देन कंप्यूटर, लैपटॉप, तो यहां पे अगर अभी क्या आ गया, कंप्यूटर और लैपटॉप आ गया है आपका पास, आप क्या यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयर से, कंप्यूटर ले लिया, आईपैड ले लिया, फिर वहां पे आपको क्या मिलेगा, खरीदना नहीं पड़ रहा है, और आपका वजह से वो क्या हो रहा है, कंपनी को ये जो भी आपको एसेट ले रहा है, अब उस एसेट को आपको क्या बच गया, खरीदना नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को डेप्रिसिएशन का कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि आप उसको यूज करके उसका वैल्यू रिड्यूस कर दे रहा है। तो पहले आपको सेम चीज हम लोग पहले क्या देखेंगे, कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर। उस लैपटॉप को, उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए आपको मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए था, जो कि आपको खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। फिर वहां पे से आपको क्या करने देना है, डेप्रिसिएशन ले देना है, क्योंकि ये तो खर्चा कंपनी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ये इसका ऊपर में डिडक्शन या एक्सपेंस कौन क्लेम करेगा, कंपनी करेगा, क्योंकि सामान किसका है, कंपनी का है। तो वहां पे से आपको डेप्रिसिएशन 10% होने से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन आपको लगा देना है। तो डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया, बाकी कितना रह गया, 90,000 आपको लगा देना है, प्रोवाइडेड आपसे कुछ भी पैसा चार्ज किया ना हो। पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम निकालिए, डेप्रिसिएशन एट द रेट 50% निकाल रहा है, यहाँ पे 10% पकड़ा था, तो यहाँ आपको कितना पकड़ना पड़ेगा, 50% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर WDB मेथड, ठीक है। एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, 50% का डेप्रिसिएशन ले लेना पड़ेगा। फिर वहां पे से अगर आपसे कुछ भी पैसा लेके दे रहा है, रिकवरी किया जा रहा है, तो उसको भी लेस कर दीजिए, बाकी जितना बचेगा वो क्या होगा, आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये किसका लिए था, कंप्यूटर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए था। फिर यहाँ पे क्या है, आपको मोटर कार मिल रहा है, और इस मोटर कार को आप कैसे भी यूज करिए, पर्सनली यूज काम में करिए या आप प्राइवेट काम में करिए, या आप उसको ऑफिशियल काम में ही क्यों ना यूज करिए, लेकिन ये चीज क्या हो गया, आपने यूज कर रहा है मोटर कार को। सेम चीज यहाँ पे आपको एक्चुअल कॉस्ट लेना है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए 20% में डेप्रिसिएशन लेना है, और एनी अमाउंट रिकवरेबल आपको लेस कर देना है, बाकी जो बेनिफिट रहता है
आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अदर एसेट, आपने कंप्यूटर देख लिया, और आपने पहले वाला में क्या देखा था, जिसमें आप लोग ने क्या किया था, इस वाला में क्या देखा था आप लोगों ने, एनी मूवेबल एसेट था, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर कार, और उसका अलावा अगर आपको कोई भी एसेट आपने यूज किया है उसमें भी आपको एक्चुअल कॉस्ट लेना है, डेप्रिसिएशन लेना है। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होगा यहाँ पे, एसएलएम मेथड में जाएगा। पहले वाला सब में क्या था आपका, डब्ल्यूडीबी मेथड में था, और यहाँ पे आपका एसएलएम मेथड करना पड़ेगा। पहले दो वाला में आपका क्या था, डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी कंप्यूटर्स में आपका 50% है, मोटर कार्स में आपका 20% है, और अदर एसेट में 10% अंडर डब्ल्यूडीबी होगा या एसएलएम होगा, एसएलएम होगा। चलिए ये वाला खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आज का लिए ये खत्म है। मोटर कार, अगर आपका पास क्या है, मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। ये कौन है, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, गाड़ी का फैसिलिटी दे रहा है, गाड़ी को आप कैसे भी यूज करिए, लेकिन आपको क्या दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। तो गाड़ी देने से आपको टैक्सेबल कैसे कैसे होगा, वो हम लोग को डिटरमाइन करना है। पहले हम लोग को क्या है, ये जो गाड़ी है, पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा गाड़ी किसका है, गाड़ी कौन मेंटेन कर रहा है, यूज कैसे हो रहा है, फिर उसका बाद हम लोग डिटरमाइन करेगा कि टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। एम्प्लॉयर का पास गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का है, मेंटेन भी कौन करके दे रहा है, एम्प्लॉयर ही करके दे रहा है। तो बेनिफिट तो आपको पूरा ही मिल रहा है, आपको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो आपको डिडक्शन भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए आप काम में लगाया हुआ है, आप तो बेनिफिट कुछ नहीं ले रहा है, आपको घर से ऑफिस आना है, आप दूसरा काम में तो नहीं लगा रहा है, खुद का बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो परक्विजिट नहीं है। चाहे वो गाड़ी एम्प्लॉयर का ही क्यों ना हो, मेंटेन एम्प्लॉयर ही क्यों ना करे, लेकिन ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के लिए ही कर रहे हैं, तो मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ तो परक्विजिट भी नहीं होगा, कुछ किसी बेनिफिट के ऊपर में मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर किया है, लेकिन यूज किस लिए कर दिया आपने, पर्सनल यूज के लिए कर दिया। तो आपको किस किस में लगेगा, मेंटेनेंस का खर्चा आपका बच गया, ड्राइवर का खर्चा बच गया, तो इन दोनों का ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेंटेन खुद तो नहीं करना पड़ रहा है, तो मेंटेनेंस का ऊपर में आपको देना पड़ेगा, जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा है उसको पकड़िए, और ड्राइवर का खर्चा को पकड़िए, वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप दोनों काम के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल यूज के लिए भी कर रहे हैं और पर्सनल यूज के लिए भी कर रहे हैं, तब आपको 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ का ऊपर में आपको डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन ये 1800 और 2400 किसका ऊपर में डिपेंड करता है, 1800 का होगा आपका, अगर आपका सीसी, इंजन का सीसी अगर 1.6 से कम हो तो आपको 1800 का बेनिफिट मिलेगा, अगर वो 1.6 सीसी से ज्यादा हो तो आपको डिडक्शन 2400 का मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, और इसको यूज कौन कर रहा है, ऑफिशियल काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप तो खर्चा कर दिया मेंटेनेंस के लिए, तो ऑफिशियल यूज कर रहा है, तो आप क्या बोलेगा कि हम मेंटेनेंस करने के लिए ये जो पैसा गया है मेरा लॉस हुआ है, तो लॉस होने से सैलरीड इंसान को कुछ मिलता है, बेनिफिट नहीं मिलता है। और आपको यहाँ पे ऑफिशियल, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर क्या है, मेंटेन किसने किया, आप खुद मेंटेन किया है और उसको ऑफिशियल काम के लिए लिया है, आपको बेनिफिट कुछ मिला है, नहीं मिला है, तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, परक्विजिट आपको कुछ मिला नहीं है। गाड़ी एम्प्लॉयर का, मेंटेन हम कर रहे हैं, और हम मेंटेन करके हम पर्सनल काम के लिए यूज चला दिया है, तो मेंटेनेंस का तो खर्चा आया नहीं मेरा ऊपर,
आएगा किसका, ड्राइवर का खर्चा आएगा ओनली, ठीक है। फिर अगर आप बोथ पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, पर्सनल और ऑफिशियल काम के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम आइटम क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा और 900 हो जाएगा। 600 कब होगा, वही 1.6 सीसी से अगर आपका इंजन कम है तो 600, अदरवाइज आपका 900 गिरेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेंटेनेंस कौन कर रहा था, एम्प्लॉयर कर रहा था, और यहाँ पे मेंटेनेंस एम्प्लॉय कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी और एम्प्लॉयर खुद मेंटेन कर रहा है तो आपको 1800 2400, एम्प्लॉयर का गाड़ी मेंटेन खुद कर रहा है तो 600 और 900 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉय का है, मेंटेन कौन करके दे रहा है, एम्प्लॉयर करके दे रहा है, और आप उसको यूज किसका लिए कर रहे हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए। आपको तो बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप ही का गाड़ी मेंटेन खाली करके दे रहे हैं एम्प्लॉयर, और आपको ऑफिशियल काम के लिए यूज कर दिया। तो आप क्या बोल दिया कि एम्प्लॉयर तो मुझे बेनिफिट क्या दिया कि मेंटेनेंस का खर्चा मेरा बचा दिया। मेंटेनेंस का बचा देने से क्या हो गया, आपका यही तो पैसा फिर ऑफिशियल काम में ही लगा दिया, तो आपको बेनिफिट कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे क्या है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉय का है, मेंटेनेंस कौन करके दे रहा है, एम्प्लॉयर करके दे रहा है, और उसका यूजेज कितना हो रहा है, पर्सनल काम का यूज में लगा दिया। तो ये गाड़ी किसका था, एम्प्लॉय का था, तो एम्प्लॉय का क्या चीज बच गया था, मेंटेनेंस का खर्चा बच गया था, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का ही परक्विजिट मिलेगा, ठीक है। सेम चीज, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉय का है, मेंटेनेंस कौन करके दे रहा है, एम्प्लॉयर करके दे रहा है, और यूज आप किस काम के लिए कर दिया, दोनों काम के लिए कर दिया। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1800 और 2400 का बेनिफिट आपको जो पहले मिल रहा था 1.6 सीसी का बेसिस में, उसी का आपको पकड़ लेना है। और अगर आपको ड्राइवर का बेनिफिट भी मिल रहा है तो वहां पे 900 ऑलरेडी ले लेना है। ये क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1800 और 1400, ये आपका मेंटेनेंस का ऊपर में था। मेंटेन कौन कर रहा था, एम्प्लॉयर। इसका बेसिस में हम लोग 18 और 2400 का बेनिफिट ले रहा था। अगर मुझे उसका साथ में ड्राइवर भी अगर मिल रहा है तो ड्राइवर में भी आपको 900 का बेनिफिट मिल जाएगा। ड्राइवर के लिए क्या होगा, आपको 900 का बेनिफिट अलग से मिलेगा, ठीक है। और बाकी मेंटेन भी आप ही कर रहे हैं, मेंटेन भी आप ही कर रहे हैं, और गाड़ी भी क्या है, आप ही का है। और आपको कुछ मिल रहा है क्या, बेनिफिट तो कुछ मिल रहा है, क्योंकि मेंटेन भी आप ही कर रहा है, खर्चा भी आप ही कर रहा है, सामान भी आप ही का है। उसको ऑफिशियल यूज में काम करिए, पर्सनल यूज में काम करिए, बेनिफिट तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो परक्यूजिट भी नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।